हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सुनो, अपनी खटारा स्कूटरी हटाओ, मुझे अपनी कार पार्क करनी है। यह बिगड़ी हुई अमीर लड़की कियारा शर्मा लापरवाही से बोली तो हर्षित खुरासाना के होठ थम से गए। आसपास खड़े लोग उसकी ओर देखने लगे और उसने मन ही मन गुस्से का दबाते हुए बाइक हटाना शुरू किया। दिल तो कह रहा था कि इस लड़की को जवाब दें, लेकिन मजबूरी यह कह रही थी कि यह लड़की उसी कंपनी के मालिक विजय शर्मा की इकलौती बेटी थी और यहाँ किसी से उलझकर अपनी नौकरी खतरे में डालने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी यह मालिक की बिगड़ी हुई बेटी जो रूस से 2 महीने पहले लौटी थी, रोज ऑफिस में किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा कर देती थी। आज उसका निशाना हर्षित पर था। सुबह से वह तरह तरह की बातें कर रही थी, लेकिन हर्षित को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस अपने गुस्से को दबाकर काम में लगा रहता। कुछ ही दिनों बाद अचानक बॉस ने उसे ऑफिस में बुलाकर कुछ कागज सामने रख दिए। उन्हें देखकर हर्षित हैरान रह गई और बोला, सर, मैं आपकी बेटी से शादी कैसे कर सकता हूँ? विजय शर्मा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, देखो हर्षित, इस वक्त मेरी बेटी को संभालने और उसकी जिद सहने वाला तुमसे बेहतर कोई नहीं। मुझे किसी पर भरोसा नहीं सिवाय तुम्हारे। मेरी मजबूरी है, वरना दुश्मन मेरी को बेटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर तुम शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें अच्छा घर, कार और प्रमोशन सब दूंगा। विजय शर्मा जी की आंखों में आंसू झलक रहे थे, लेकिन हर्षित के चेहरे पर एक हल्की सी निठुर मुस्कान आई और जिसे उसने तुरंत छिपा लिया और बोला, सर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। विजय शर्मा ने सख्ती से कहा कि नहीं, आज ही शादी करनी है, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। यह सुनकर हर्षित ने उसे अपनी जिंदगी का सुनहरा मौका समझा। उसे लगा, जितना भरोसा विजय शर्मा ने उस पर जताया है, उसे पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी और अब वह फल उसके सामने है। कुछ ही देर बाद कोर्ट मैरिज हो गई, जहां कियारा की आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी और हर्षित गुस्से और जुझलाहट से उसे घूर रहा था। शादी के बाद विजय शर्मा ने उसे फ्लैट देने की पेशकश की, मगर हर्षित ने शर्त रखी कि वह अपने छोटे से घर में ही कियारा को ले जाएगा। अब कियारा को समझ आ गया था कि विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। कियारा ने नाक वो सिकोड़ते हुए कहा, इतना छोटा और गंदा इलाका है। हर्षित ने गुस्से से उसे देखा और कार का दरवाजा पटकते हुए आगे बढ़ गया। कियारा के चेहरे पर पछतावे और बेबसी की झलक थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी इसी घर में गुजरनी थी। चेहरे पर गुरूर लिए और आंखों में तिरस्कार भरी नजरें डालते हुए कियारा खड़ी थी। तभी हर्षित तज कसते हुए बोला, वैसे अजीब नहीं है मैडम, कुछ दिन पहले तक आप मुझे गरीब, रोड छाप और जाने क्या क्या समझती थी, और आज किस्मत आपको इसी घर के गरीब में खींच लाई है। पहले हम गरीब और रोड छाप थे और आज पता चला कि आप भी लालची हैं। उसके शब्दों में तीखा व्यंग्य था। फिर गुस्से से बोला, मैडम जी, अभी तो आप बहुत कुछ खोलना बाकी है। आइए इस महल में प्रवेश कीजिए। मोहल्ले के लोग चारों तरफ खड़े होकर इस नज़ारे को देख रहे थे। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी
क्योंकि अभी अभी एक बड़ी कार से विजय शर्मा की बेटी और उसका नया दामाद उतरे थे। कियारा तेजी से आगे बढ़ी और दरवाजे पर रुक गई। सामने पुराना लकड़ी का दरवाजा और जंग लगा कुंडा देख उसके चेहरे पर घृणा फैल गई। उसने नाक पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी में इतना गरीब गर्वी देखना पड़ेगा। हर्षित उसके पास आया और हंसते हुए बोला, मैडम जी, किस्मत का खेल बड़ा अनोखा होता है। कभी आदमी महल में रहता है तो कभी झोपड़ी में, पर चिंता मत करो, मैं इस झोपड़ी को भी तुम्हारे लिए महल बना दूंगा। हाँ, जैसे तुम्हारे पिता अपने फायदे के लिए लोगों की चापलूसी सुनते हैं, वैसे ही तुम जैसी लालची और घमंडी लड़की से शादी कर मैंने भी बहुत बड़ी कीमत वसूली है। कियारा ने व्यंग्य से कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम गरीब, लालची और चापलूस इंसान हो और मैं कोई राजकुमारी नहीं। चलो देखते हैं तुम्हारा नया सुल्तान। इतना कहते ही हर्षित ने दरवाजे पर खड़े बच्चे को इशारा किया, जो दोनों को देखकर हैरानी और जिज्ञासा से भरे हुए थे। खिड़कियों से झांकती औरतें भी आपस में बातें कर रही थी। कियारा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया और वह हर्षित के पास जाकर धीमी आवाज में बोली, यह तमाशा बंद करो। क्या तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती का बदला ले रहे हो? क्या यह सिर्फ शुरुआत है? हर्षित उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, हाँ, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उसकी आवाज की ठंडक ने कियारा के दिल में अनजाना डर भर दिया। एक पल को वह पत्थर सी जम गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, हर्षित खुराना, ये मत समझना कि तुम जीत गए हो। यह शादी तुम्हारे लिए भी सजा बनेगी। याद रखना, मैं बहुत गुरूर वाली हूँ और तुम्हें दिखाऊंगी। हर्षित ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में कहा, हाँ, यही चाहिए मुझे। यह रिश्ता सजा बने। फर्क सिर्फ इतना होगा कि सजा का बोझ मैं नहीं, कोई और उठाएगा। इतना कहकर वह घर के अंदर चला गया और कियारा मजबूरी में उसका पीछा करती हुई अंदर दाखिल हो गई, क्योंकि फिलहाल उसे सब कुछ सहना ही था जब तक मोहल्ले वालों की फुसफुसाहट की आवाजें कानों तक पहुंच रही थी। कियारा खुद को उस छोटे से कमरे से अलग नहीं पा रही थी, जिसे अब उसे अपना घर मानना था। हर्षित सीधे अपना सामान उठाकर कमरे में ले गया और कियारा उसकी आंखों के पीछे पीछे अनचाहे कदमों से आगे बढ़ी। कमरे में नाम मात्र का फर्नीचर था। खिड़की पर टंगा पुराना पर्दा धूप को रोक पाने में नाकाम था और छत पर घूमता पंखा चरमराहट की आवाज करता हुआ किसी भी वक्त गिर जाने का एहसास दे रहा था। दीवारों पर सीलन के दाग, फर्श पर बिछा पुराना कारपेट और एक कोने में रखा छोटा सा लकड़ी का अलमारी माहौल को और भी बोझिल बना रहे थे। यह सब देख कियारा का तन बदन जल उठा। हर्षित ने सूटकेस को एक तरफ रखते हुए, यही है तुम्हारा कमरा, और मुड़कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के भाव देखकर हर्षित की होठों पर दबदबा सा व्यंग्यात्मक मुस्कुरान उभर आया। कियारा गुस्से और नफरत के कमरे को घूमती रही और फिर अचानक उसकी तरफ पलटकर बोली, हे भगवान, ये कैसा कमरा है? हर्षित आराम से बिस्तर पर कोने पर बैठा गया और बोला, ऐसा है कि ये कमरा देखकर तुम
जितना चौंक रही हो उतना ही कोई बच्चा पहली बार सर्कस देखकर चौंकता है। तुम्हारी गलती नहीं है। रूस और महलों जैसे घर में रहकर तुम्हारी आदत बिगड़ ही जाती है। अब देखो, यही तुम्हारा कमरा है। पहले महल से निकलकर अब तुम मेरे इस गरीब खाने की रानी बन चुकी हो। कैसा लग रहा है? चाहो तो अपनी मर्जी से यहाँ सजावट कर लो। तनख्वाह मिल जाएगी तो तुम्हारे लिए एक ड्रेसिंग टेबल भी बनवा दूंगा। उसकी बातों में तज साफ झलक रहा था। कियारा ने गुस्से से कहा, यहाँ क्या सजाऊंगी मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस जगह पर लाने की? पापा ने तुम्हें फ्लैट दिया था ना, फिर ये सब क्या है? हर्षित ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, फ्लैट तो मिल रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया। सोचो तुम्हें असली दुनिया दिखाऊं ताकि जान सको कि जिंदगी तुम्हारे आराम से बिना भी जी सकती है। और हाँ, मैंने फ्लैट इसलिए भी नहीं लिया ताकि लोगों को यह लालच न लगे कि हर्षित खुराना ने शादी सिर्फ लालच में की है। वह धीरे धीरे उसके पास आया। आंखों में अजीब सी ठंडक थी और बोला, हाँ, ये सच है कि तुम्हारे पास मुझे स्वीकारने का अधिकार नहीं है, लेकिन शादी का बोझ उठाना अब तुम्हारी मजबूरी है। ये रिश्ता चाहे तुम्हारी मर्जी से न हुआ हो, मगर अब जीना और मरना इसी सच के साथ होगा। कियारा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कड़े स्वर में कहा, मैं तुम्हें कभी अपना पति नहीं मानूंगी। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे पापा के नौकर हो। एक लालची चापलूस नौकर। हर्षित के चेहरे पर कड़वी मुस्कान तैर गई और वह बोला, तो ऐसे ही समझ लो मैडम, एक नौकर से शादी कर तुम्हारे प्यारे डैडी ने तुम्हारी किस्मत बिगाड़ दी है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। कियारा बिस्तर पर पड़ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके दिल में पिता के प्रति गुस्सा और नफरत की आग धधक रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर कैसे उसके पिता ने उसकी जिंदगी को इस झोपड़ी में कैद कर दिया। उधर हर्षित, जितने इस शादी को अपने जीवन का सुनहरा अवसर माना है, उसने भीतर के पांव छिपाकर सहजता से बोला, मानो उसने सिर्फ अपने लिए न्याय किया हो। अपने मकसद को पूरा करने का यह कौन सा तरीका है? और उस लड़की की गलती क्या है? इस समय सोनी गुस्से से चिल्लाई, उसकी गलती बस इतनी है कि वह विजय शर्मा की बेटी है और मुझे उससे बहुत नफरत है। वह भी अपने बाप की तरह घमंडी और जिद्दी है। हर्षित ने सख्ती से हाथ जकड़ते हुए कहा। सोनी ने शांत नजरों से भाई को देखते हुए कहा, भाई, मैं तेरी नफरत समझती हूँ, लेकिन किसी लड़की की जिंदगी से खेलना कहाँ का इंसाफ है। उसके बाप की वजह से मैंने अपनी माँ को खोया, हमारे पिता को बर्बादी झेलनी पड़ी। जिस व्यापार और दौलत का आज विजय शर्मा बैठा है, उसमें उतना ही हक हमारे पिता का भी है। उसके धोखे से हमारा हंसता खेलता घर तबाह हो गया। अब वही तबाही उसकी बेटी भुगतेगी। यही न्याय है? हर्षित ने गुस्से में कहा, कौन कहता है कि मैं वही मेहनती और वफादार कर्मचारी हूँ जिसे विजय की कंपनी में नौकरी मिली थी। मैंने बहुत मेहनत की है और आज विजय शर्मा ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, उसे पाने के लिए मैंने कितनी सहनशीलता दिखाई है। वह सोचता है कि उसकी बेटी से शादी करके और उसे दुश्मनों के जाल से बचाकर मैंने उस पर एहसास किया, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी बेटी का कैसे इस्तेमाल करने वाला है। फिर वह बोला, बाकी सब ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे भूख लगी है। यह कहकर वह बेपरवाही से खाना खाने बैठ गया। सोनी भाई के फैसले को लेकर
उलझन में था। फिर चुपचाप बर्तन उठाकर रसोई की ओर चली गई। हर्षित बाहर से उदासीन दिख रहा था, लेकिन भीतर कहीं कियारा का ख्याल उसके मन में अटका हुआ था। दिन से शाम और शाम से रात हो गई। कियारा उस छोटे पुराने घर में अकेली बैठी थी। हर्षित देर तक वापस नहीं लौटा। एक पल को उसका मन हुआ कि वह भाग जाए, लेकिन कुछ सोचकर वहीं बैठी रही। आखिरकार रात 9 बजे भूख ने पेट में चूहे दौड़ा दिए। उसने बड़बड़ाते हुए रसोई का रुख किया, लेकिन वहां खाने को चाय और कुछ बिस्किट के सिवा कुछ नहीं था। गुस्से में वह फिर कमरे में लौट आई और सोचा, अपने पसंदीदा रेस्तरां से ऑर्डर कर दें। लेकिन जब रेस्तरां वालों ने लोकेशन सुनी तो उन्होंने डिलीवरी देने से मना कर दिया, क्योंकि यह इलाका बहुत दूर था। घर भर के नाम मात्र का फर्नीचर पड़ा था। वह फिर जुझलाते हुए रसोई में गई और मजबूरी में अपने लिए चाय बनाने लगी। उसे ऐसे काम की आदत नहीं थी, लेकिन बड़ी मकसद से पानी उबालकर और चाय पत्ती डालकर एक कप तैयार किया। यह अब तक उस घर में मिली पहली नई चीज थी। रसोई में रखे चमचमाते बर्तन जैसे ही वह चाय कप में डाल रही थी, उबलती हुई चाय उसके हाथ पर गिर गई। जलन से वह चीख उठी और तवे जैसा गर्म बर्तन उसके हाथ से गिरकर जमीन पर छपाक से फैल गया। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।